कभी कभी जिस इंसान को हम सबसे बड़ा बोझ समझ लेते हैं वही मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जिसे हम घर से निकाल देते हैं वही एक दिन उसी घर की इज्जत, उसी परिवार की खुशियाँ और उसी खानदान का नाम डूबने से बचा लेता है। आज की कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं बल्कि हर उस परिवार की है जहाँ बिना सच जाने किसी अपने को दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर आपके घर में भी रिश्तों की अहमियत है तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखें नम कर देगा और दिल में एक बहुत बड़ी सीख छोड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राघव सिंह का परिवार रहता था। राघव सिंह सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। ईमानदारी और आत्मसम्मान उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनकी पत्नी सरोज देवी घर की मुखिया थी। पूरे मोहल्ले में उनकी बात आखिरी बात मानी जाती थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अमित जो शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, और छोटा बेटा रोहित जो पिता की ज़मीन और खेती संभालता था। अमित की शादी करीब 3 साल पहले नंदिनी से हुई थी। नंदिनी एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद समझदार लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी आदत थी हर रिश्ते को दिल से निभाना। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना, सास ससुर की सेवा करना और हर किसी को सम्मान देना उसके संस्कारों में था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे कभी अपना नहीं माना गया। सरोज देवी को हमेशा लगता था कि नंदिनी उनके बेटे अमित को उनसे दूर कर रही है। असलियत कुछ और ही थी। अमित खुद नौकरी की व्यस्तता में घर को कम समय दे पाता था, लेकिन हर गलती का दोष नंदिनी पर ही आ जाता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर ताने, इल्ज़ाम और बेइज्जती रोज़ की बात बन चुकी थी। नंदिनी हर बार चुप रह जाती। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब समझ जाएंगे, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन राघव बैंक से अपनी जिंदगी भर की बचत लेकर लौटे। वह रकम करीब 12 लाख रुपए थी। उन्हें वह पैसे अपनी पुश्तैनी ज़मीन बचाने के लिए जमा करने थे। उन्होंने पैसों से भरा बैग अपनी अलमारी में रखा और सबको यह बात बता दी। अगले दिन जब अलमारी खोली गई तो बैग गायब था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राघव सिंह के हाथ कांपने लगे। सरोज देवी जोर जोर से रोने लगी। रोहित पूरे घर की तलाशी लेने लगा, लेकिन बैग कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद सरोज देवी की नज़र नंदिनी पर पड़ी। उन्होंने गुस्से से कहा, कल अलमारी के पास सिर्फ तुम ही गई थी। सच सच बता, पैसे कहाँ छिपाए हैं? नंदिनी हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसी समय अमित भी ऑफिस से घर आ पहुंचा। घर में चीख पुकार और रोने की आवाज़ सुनकर वह घबरा गया। सरोज देवी ने गुस्से में पूरी बात बताई। अमित ने बिना एक पल सोचे अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक सवाल पूछा, नंदिनी, सच बताओ, क्या तुमने पैसे लिए हैं? यह सुनते ही नंदिनी का दिल टूट गया। जिस पति पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी ने उसकी सच्चाई पर सवाल उठा दिया। नंदिनी रोते हुए बस इतना ही कह सकी, अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं। लेकिन घर में अब कोई सुनने वाला नहीं था। सरोज देवी ने गुस्से में नंदिनी का सामान दरवाजे के बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, जिस बहू ने इस घर की इज्जत लूट ली उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। रोती हुई नंदिनी घर की चौखट से बाहर निकल गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसे रोक लेगा, लेकिन दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद यही परिवार उसे ढूंढता फिरने वाला है, और जिस बहू को आज चोर समझकर घर से निकाला गया वही पूरे परिवार को ऐसी बर्बादी से बचाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। नंदिनी घर से निकल चुकी थी। आंखों में आंसू थे, दिल में हजारों सवाल। उसने एक बार भी मायके फ़ोन नहीं किया। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसका दर्द जाने। वह बस इतना चाहती थी कि एक दिन सच अपने आप सबके सामने आ जाए।
उसने पास के शहर में एक छोटे से महिला आश्रय गृह में रहना शुरू कर दिया। वहाँ उसे कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। कम पैसे थे लेकिन इज्जत की रोटी थी। उधर राघव सिंह के घर में हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा था। 12 लाख रुपए गायब हो चुके थे। ज़मीन का भुगतान समय पर नहीं हो पाया। जिस ज़मीन को राघव ने पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखा, अब उस पर कब्जे का खतरा मंडरा रहा था। राघव सिंह रात रात भर जागते रहे। उन्हें बार बार एक ही बात सताती थी, अगर पैसे नहीं मिले तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी। सरोज देवी बाहर से सख्त बनी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि नंदिनी के जाने के बाद घर की शांति भी चली गई थी। अब न कोई सुबह चाय बना कर देता, न समय पर दवाइयाँ याद दिलाता, न राघव सिंह के पैरों की मालिश करता, न रोहित के लिए खेत पर खाना पहुंचाता। घर पहली बार घर जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी को अपनी गलती स्वीकार नहीं थी। इधर अमित हर रात सो नहीं पा रहा था। नंदिनी की आंखों में उस दिन का दर्द बार बार उसे याद आता। उसे पहली बार महसूस होने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब उसका अहंकार उसे फ़ोन करने से रोक रहा था। इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत घर पर आ गई। राघव सिंह के नाम कोर्ट का नोटिस आया। अगर 10 दिन के अंदर बाकी रकम जमा नहीं हुई तो ज़मीन की कानूनी प्रक्रिया में किसी और के नाम हो सकती है। यह खबर सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया। रोहित गुस्से में बोला, भैया अगर पैसे नहीं मिले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अमित चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात राघव सिंह अपने कमरे में पुरानी अलमारी दोबारा देखने लगे, शायद कोई सुराग मिल जाए। अचानक उन्हें अलमारी के पीछे एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज़ मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है उसी से सावधान रहना। राघव सिंह हैरान रह गए, यह पर्ची किसने रखी और इसका मतलब क्या था? घर में तो सब अपने ही थे, फिर यह इशारा किसकी तरफ था? उधर नंदिनी बच्चों को पढ़ाकर आश्रय गृह से लौट रही थी। तभी उसे सड़क किनारे एक आदमी बहुत घबराया हुआ फ़ोन पर बात करता दिखाई दिया। वह कह रहा था, घबराओ मत, घर वालों को बहू पर शक हो गया है, अब कोई हम तक नहीं पहुंच पाएगा। नंदिनी यह सुनते ही रुक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या यह बात उसी के घर से जुड़ी थी? वह चुपचाप उस आदमी की बात सुनने लगी और अगले ही पल उसने एक ऐसा नाम सुना जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर वह नाम किसका था? क्या सचमुच घर का ही कोई अपना इस साजिश के पीछे था? और क्या नंदिनी समय रहते अपने परिवार को बचा पाएगी? नंदिनी पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ी थी। उसकी धड़कन इतनी तेज़ थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। फ़ोन पर वह आदमी अब भी धीमी आवाज़ में बोल रहा था, चिंता मत करो, घर वाले अभी भी बहू को ही चोर समझ रहे हैं। हमारा नाम किसी को नहीं पता था, हमारा नाम किसी को पता नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जैसे ही वह मुड़ा, नंदिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह आदमी कोई अनजान नहीं था, वह राघव सिंह के पुराने दोस्त महेश चौधरी का बेटा विक्रम था। वही विक्रम जो पिछले कई महीनों से राघव सिंह के घर आता जाता रहता था, सबका भरोसेमंद बन चुका था। नंदिनी को एक बात याद आई। जिस दिन पैसे गायब हुए थे उसी दिन विक्रम काफ़ी देर तक राघव सिंह के कमरे के आसपास घूम रहा था, लेकिन घर में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह घर का अपना माना जाता था। नंदिनी समझ चुकी थी कि सच्चाई यहीं कहीं छिपी है, लेकिन बिना सबूत कोई उसकी बात नहीं मानेगा। वह चुपचाप विक्रम के पीछे चल पड़ी। विक्रम सीधे एक पुराने गोदाम में पहुंचा। कुछ देर बाद वहां 2 और आदमी आ गए। नंदिनी टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। एक आदमी बोला, 12 लाख तो मिल गए, अब राघव सिंह की ज़मीन भी बहुत सस्ते में हमारे हाथ आ जाएगी। दूसरा हंसते हुए बोला,
सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि उन्होंने अपनी ही बहू को घर से निकाल दिया। तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपने ऊपर लगे झूठे आरोप की याद आ गई, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और मोबाइल का रिकॉर्डर चालू कर दिया। पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। अगले दिन वह सीधे थाने पहुंची, लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। थानेदार ने कहा, सिर्फ रिकॉर्डिंग से मामला साबित नहीं होगा, हमें पक्के सबूत चाहिए। नंदिनी निराश होकर बाहर निकल आई। उसे लगा शायद सच जानते हुए भी वह अपने परिवार को नहीं बचा पाएगी। उधर राघव सिंह की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तनाव की वजह से उन्हें सीने में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन कैसा आराम जब पूरी जिंदगी की कमाई और पुश्तैनी ज़मीन दोनों हाथ से निकलती दिखाई दे रही। इसी बीच अमित अपने कमरे की सफाई कर रहा था। अचानक उसे अलमारी के नीचे एक छोटी सी पेन ड्राइव मिली। उसे याद आया, यह पेन ड्राइव घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की है। बैकअप ड्राइव थी, जिसे पिछले कई महीनों से किसी ने देखा ही नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। अगर उस दिन की रिकॉर्डिंग इसमें बची हुई तो सारी सच्चाई सामने आ सकती है। उसने जल्दी से लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वीडियो में जो चेहरा दिखा वह नंदिनी का नहीं था, बल्कि विक्रम का था। और वह राघव सिंह की अलमारी से बैग निकालकर चुपचाप घर से बाहर जा रहा था। अमित के हाथ से लैपटॉप लगभग गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस पत्नी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए था, उसी को सबसे बड़ा दर्द दिया। लेकिन अब क्या बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम की सच्चाई सीसीटीवी में साफ दिखाई दे चुकी थी। अमित कुछ पल तक स्क्रीन को बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे बार बार नंदिनी का वह चेहरा याद आ रहा था, जब उसने रोते हुए कहा था, अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं। आज उसे समझ आ गया कि उस एक पल में उसने अपनी पत्नी का नहीं, बल्कि अपने रिश्ते का विश्वास तोड़ दिया था। अमित दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सबको दिखाई। वीडियो खत्म होते ही पूरा घर खामोश हो गया। सरोज देवी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने एक निर्दोष लड़की को चोर कह दिया। राघव सिंह सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हमने अपनी बेटी जैसी बहू अपने ही हाथों घर से निकाल दी। रोहित दीवार से टिककर रोने लगा। उस दिन पहली बार पूरा परिवार अपनी गलती के सामने झुक चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, नंदिनी कहाँ है? अमित ने उसका नंबर मिलाया। फ़ोन बंद था। मायके फ़ोन किया, वहाँ से जवाब मिला, वह यहाँ आई ही नहीं। अमित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं नंदिनी ने दर्द में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। राघव सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब तक वह मिल नहीं जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरा परिवार उसे ढूंढने निकल पड़ा। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पुराने रिश्तेदार, दोस्त, हर जगह नंदिनी का पता पूछा गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। दिन बीतता गया। उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उधर नंदिनी पुलिस के साथ विक्रम पर नज़र रखे हुए थी। उसने अपनी रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने कहा, अगर आज रात विक्रम अपने साथियों से मिलने आया तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। नंदिनी ने एक पल भी अपने परिवार की शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन वो मेरे अपने हैं, मैं उन्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी। पुलिस अधिकारी कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, बेटी, हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता। उसी शाम घर पर एक और मुसीबत आ गई। राघव सिंह अचानक सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर गिर पड़े। सरोज देवी घबरा गई।
रोहित और अमित उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की ओर दौड़े। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तनाव इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह सुनकर सरोज देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, बस एक बार मेरी बहू घर लौट आए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय नंदिनी को अस्पताल की खबर मिली। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसी अस्पताल के बाहर विक्रम अपने साथियों के साथ एक और ख़तरनाक साजिश रच चुका है और कुछ ही मिनटों में पूरे परिवार की ज़िंदगी फिर से खतरे में पड़ने वाली है। अस्पताल के बाहर रात गहरा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। विक्रम अपनी कार में बैठा अस्पताल के गेट पर नज़र रखे हुए था। उसके साथ 2 आदमी और थे। वह बोला, अगर राघव सिंह जिंदा रहे तो कोर्ट में हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जो करना है यही करना होगा। यह सब अस्पताल के बाहर पहुंच चुकी नंदिनी ने सुन लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस अधिकारी को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने कहा, हम रास्ते में हैं, लेकिन जब तक हम पहुंचे किसी भी तरह तुम उन्हें बाहर मत निकलने देना। उधर डॉक्टर ने राघव सिंह को डिस्चार्ज करने की अनुमति दे दी। अमित व्हील चेयर लेकर उन्हें बाहर ला रहा था। सरोज देवी और रोहित साथ चल रहे थे। नंदिनी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसी समय विक्रम की कार तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ी। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। नंदिनी पूरी ताकत से दौड़कर आई और राघव सिंह की व्हील चेयर को जोर से एक तरफ धक्का दे दिया। व्हील चेयर फुटपाथ की ओर लुढ़क गई, लेकिन नंदिनी खुद कार की चपेट में आ गई। वह ज़मीन पर गिर पड़ी। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई। अमित चीख उठा, नंदिनी! सरोज देवी रोते हुए उसकी ओर दौड़ी। उसी समय पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए अस्पताल पहुंच गई। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। कुछ ही मिनटों में वह अपने दोनों साथियों सहित गिरफ्तार हो चुका था। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया, राघव सिंह की ज़मीन बहुत कीमती हो चुकी थी। इसी लालच में उसने घर का भरोसा जीता और अलमारी से 12 लाख रुपए चुराए और सारा इल्ज़ाम नंदिनी पर आ जाएगा, यह सोचकर अपनी योजना बनाई। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बहू को उसने कमज़ोर समझा वही उसकी पूरी साजिश उजागर कर देगी। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार बेचैन बैठा था। अमित अपना सिर दीवार से लगाकर बस रोए जा रहा था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, हे भगवान, मेरी नंदिनी को बचा लो। वह उससे माफ़ी भी नहीं मांग पाए। सरोज देवी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। राघव सिंह की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज उसने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने हमारे पूरे परिवार को दूसरी ज़िंदगी दी है। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सब घबराकर उनके पास पहुँचे। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, अब खतरा टल गया है, मरीज होश में आने वाली है। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी के आंसुओं में डूब गया। अमित भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगा, लेकिन असली भावुक पल अभी बाकी था, क्योंकि जब नंदिनी की आंखें खुलेंगी तो पूरा परिवार उससे ऐसी माफ़ी मांगेगा जो हर दर्शक की आंखें नम कर देंगी। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। नंदिनी धीरे धीरे होश में आई। उसने आंखें खोली तो देखा पूरा परिवार उसके बिस्तर के पास खड़ा था, लेकिन आज सबके चेहरे बदले हुए न थे। न किसी की आंखों में गुस्सा, न शक, सिर्फ पछतावा था और ढेर सारे आंसू। सबसे पहले सरोज देवी उसके पास आई। उन्होंने कांपते हाथों से नंदिनी का हाथ पकड़ा और अचानक उसके पैरों की ओर झुक गई। नंदिनी घबरा गई। वह तुरंत बोली, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? सरोज देवी रोते हुए बोली,
नहीं बेटी, आज मुझे मत रोकना। जिस दिन मैंने तुम्हें इस घर से निकाला था, उस दिन मैंने एक बहू नहीं, अपनी बेटी खो दी। तुम्हें बिना सुने दोषी ठहरा दिया गया। तुमने हमारे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी और हम तुम्हें अपना भी ना मान सके। पूरा कमरा आंसुओं से भर गया। अमित धीरे धीरे नंदिनी के पास आया। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। वह बोला, नंदिनी, पति होने के बावजूद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। जिस दिन तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी दिन मैंने तुम पर सवाल उठा दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। नंदिनी कुछ पल सबको देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, रिश्ते गलतियों से नहीं, गलतियों को सुधारने से बचते हैं। अगर आज आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। राघव सिंह ने आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, क्या वादा बेटी? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, आज के बाद इस घर में किसी पर भी बिना सच जाने इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा और हर बहू को बेटी जैसा सम्मान मिलेगा। राघव सिंह ने रोते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूँ, आज से तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने विक्रम और उसके साथियों को चोरी और धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश के अपराध में कड़ी सजा सुनाई। राघव सिंह की पुश्तैनी ज़मीन भी बच गई। 12 लाख रुपए बरामद हो गए। लेकिन राघव सिंह अक्सर कहा करते थे, हमें सबसे बड़ा खजाना पैसे वापस मिलने से नहीं, बल्कि अपनी बेटी नंदिनी के वापस आने से मिला है। समय बीतता गया। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। हर त्योहार, हर खुशी और हर निर्णय में नंदिनी की राय सबसे पहले ली जाती थी। सरोज देवी जब भी किसी नई बहू को देखती तो बस एक ही बात कहती, बहू को परखने से पहले उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी वही बहू पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और दोस्तों, रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन एक झूठा इल्ज़ाम सालों का भरोसा एक पल में तोड़ सकता है। इसीलिए कभी भी किसी अपने को बिना सच जाने दोषी मत ठहराइए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप आज ठुकरा रहे हो वही कल आपकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, रिश्ते भरोसे से चलते। मिलते हैं अगली एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।